जिस टाइम पे अमेरिका दुनिया की सुपर पावर बन के सामने आया था, उस टाइम ये दुनिया का सबसे गरीब मुल्क था। ये कैसे मुमकिन है कि एक अफीम के नशे में धुत मुल्क, जहाँ चोरी चिकारी जुआ शराब प्रोस्टिट्यूशन एजुकेशन नाम की कोई चीज नहीं मुल्क में, साइज में इतना छोटा कि पूरा मुल्क आप एक गाड़ी में 20 मिनट में पार कर सकते हैं। ना कोई नेचुरल रिसोर्सेज, ना कोई इंडस्ट्रीज, ना कोई कारोबार मुल्क में। पूरा मुल्क झोपड़पट्टी में रहता है। तो जितनी महामारी आप सोच सकते हैं सब सिंगापुर में हो रहा था। पर अब उस मुल्क के शहरी अमेरिकन शहरियों से 2 गुना ज्यादा अमीर है। अब दुनिया की चौथी सबसे अमीर कंट्री है। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। दुनिया का सबसे बेहतरीन और बड़ा एयरपोर्ट है। 97.13% लिटरेसी रेट, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कोई करप्शन नहीं मुल्क में, कोई जुर्म नहीं मुल्क में, कोई नशे ही नहीं है अब मुल्क में। आजकल कई मुल्क सिंगापुर की सक्सेस को कॉपी करना चाहते हैं, जैसा कि सिंगापुर ऑफ अमेरिका, सिंगापुर ऑफ अफ्रीका, सिंगापुर ऑफ यूरोप। लेकिन सिंगापुर की सक्सेस को कोई कॉपी नहीं कर पा रहा। सिंगापुर की सक्सेस कैसे एक ख्वाब की तरह बदली, एक मौसम से भी ज्यादा जल्दी बदली। तो इन सब बातों का जवाब है दोस्तों एक इंसान, ली कुआन यू। आप जान के हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक इंसान की मेहनतों ने, कोशिशों ने पूरी मुल्क की, पूरी कौम की तकदीर बदल के रख दी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में सिंगापुर की शानदार कहानी। Singapore has been ranked the 5th best city. This is the best airport in the world. Singapore's Changi Airport, world's best for the 12th time. Lee Kuan Yew, Singapore dollars. Singapore. Lee Kuan Yew of Singapore. दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप एक स्पेसिफिक टॉपिक देखना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ली की स्ट्रेटेजीज देखना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने पूरे मुल्क को एक गरीब मुल्क से एक अमीर तरीन मुल्क में ट्रांसफॉर्म कर दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड लगा दिया, आप जाके देख सकते हैं। तो अब चलते हैं सिंगापुर की तरफ। अगर आपको वर्ल्ड मैप का अच्छा खासा नॉलेज है तो फिर कहीं आप जाके सिंगापुर को ढूंढ पाएंगे, वरना आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको सिंगापुर मिलेगा नहीं वर्ल्ड मैप। कई सालों पहले एक राजा राजकुमार सांगनीला के नाम से एक शिकार पे जाते हैं और उनको दूर से एक आइलैंड नजर आता है। वो उनको बहुत पसंद आता है। वो क्या करते हैं कि उस आइलैंड पे जाने की ठान लेते हैं। जब उधर जाते हैं तो लोग उन्हें बताते हैं कि इस आइलैंड को तेमासेक कहते हैं। ये तेमासेक नाम याद रखेगा, इसके बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आगे आपको पता चलेगा। वहां पे वो राजा एक जानवर देखते हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। लोग उन्हें बताते हैं कि यहाँ पे हम इसको सिंगा कहते हैं, जिसका मतलब है शेर। तो वो राजा उस आइलैंड का नाम रख देते हैं सिंगापुरा, जिसका मतलब लायन सिटी। और दोस्तों कौन जानता था ये एक रैंडम दिया गया नाम आगे जाके सिंगापुर की पहचान बनेगा। वो कैसे कि सिंगापुर का शुमार आता है इस टाइम 4 एशियन टाइगर्स में। एशियन टाइगर्स वो कंट्री हैं जिन्होंने 20-25 सालों में गुर्बत के खिलाफ ऐसी खतरनाक जंग की कि उन्होंने अपनी कौमों की तकदीरें बदल दी, जिसमें सिंगापुर, साउथ कोरिया, हांगकांग और ताइवान शामिल है। तो सिंगापुर अपने नाम के हिसाब से असल में एक टाइगर सिटी या टाइगर कंट्री है भी। अब सारी स्टोरी समझने के लिए सिंगापुर में रहने वाले लोगों को जान लें एक बार, सिंगापुर की रिलीजियस और एथनिक डाइवर्सिटी पे एक नजर डाल लें। और इस डाटा को याद रखिएगा पूरी स्टोरी समझने के लिए। रिलीजन के नाम पे साउथ या साउथ ईस्ट एशिया का सबसे ज्यादा डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पे 26% बुद्धिस्ट रहते हैं, 18% मुस्लिम रहते हैं, 17% क्रिश्चियंस रहते हैं, 8% हिंदू रहते हैं और 6% दूसरे मजहबों के लोग रहते हैं। और उसके बाद 22% ऐसे लोग हैं जो किसी को नहीं मानते, एथिस्ट हैं। और साइज में लाहौर शहर के आधे से भी कम में 60 लाख इतने मजबूत से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं। लेकिन आपको वहां पे कभी दंगे सुनने को नहीं मिलेंगे कि जैसे आज किसी ने एक चर्च को आग लगा दी, किसी ने जाके मस्जिद शहीद कर दी या किसी ने मंदिर तोड़ दिया। इतने इत्तेफाक की क्या वजह वो आगे आपको पता चल जाएगी। लेकिन पहले एक बार सिंगापुर में रहने वाले लोगों की एथनिसिटी पे भी नजर डाल, जिसमें सबसे ज्यादा 75.9% चाइनीज रहते हैं, 15.1% मलाय रहते हैं, 7.4% इंडियंस रहते हैं, 1.6% यूरेशियंस और अरब्स रहते हैं। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि सिंगापुर के नेटिव लोग कौन है। तो वो है दोस्तों ओरांग लॉर्ड्स, जो सदियों से सिंगापुर में रहने वाले हैं और सिंगापुर के नेटिव हैं। अब आप सिंगापुर के करीब इस पॉइंट को देखें। ये 2 छोटे से पॉइंट ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यूरोप को वेस्ट एशिया और वेस्ट ईस्ट एशिया से मिलाते हैं। इस एरिया की इंपॉर्टेंस को और अच्छे से समझने के लिए आप ये देखें कि दुनिया की टॉप 10 एक्सपोर्टर कंट्रीज में से 4 कंट्रीज तो इस पॉइंट के बगैर ट्रेड ही नहीं कर सकते, जिसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया और सिंगापुर शामिल है। दुनिया की टॉप 10 एक्सपोर्टर कंट्रीज में शामिल होती हैं, बाकी भी कंट्रीज हैं, पर ये ज्यादा मेजर कंट्रीज हैं इस पॉइंट का इस्तेमाल करने वाली। उसके बाद ऐसा नहीं कि इस पॉइंट की अहमियत अब से या 30-40 साल 50 साल हुए हैं ज्यादा है। इस पॉइंट की अहमियत सदियों से, बल्कि जब से इंसान ने समुद्र के रास्ते से ट्रेड करना शुरू किया है, उस टाइम से इस पॉइंट की अहमियत बहुत है, जो यूरोप को और ईस्ट एशिया को साउथ ईस्ट एशिया से मिलाता है। अब इतना इंपॉर्टेंट एरिया हो दुनिया का और वो यूरोपियन कॉलोनाइजर से बच जाए 16वीं-15वीं सदी में, तो ये कैसे हो सकता है। यहाँ पे 16वीं सदी में फिलीपींस में एक कॉलोनी थी द ग्रेट स्पेनिश एम्पायर की, और ये मलक्का स्टेट पूरे तरह से कंट्रोल में था पोर्चुगीज ने यहाँ पे सी पोर्ट्स बना रखी थी। सी पोर्ट्स वो एरिया जहां से गुजरने वाली ट्रेडिंग शिप रुक के अपनी रिफ्यूलिंग या रिपेयर कुछ भी करा सकते हैं। और सी पोर्ट्स जो है बहुत ज्यादा पैसा कमाने का बहुत अच्छा तरीका है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी देखती है कि पोर्चुगीज मलक्का स्टेट से इतने पैसे कमा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि 1603 में पोर्चुगीज पे हमला करके पूरे के पूरे मलक्का स्टेट को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं
और यहाँ से फिर स्टार्ट होता है डच ईस्ट इंडिया का कंट्रोल मलक्का स्टेट पे। अब दोस्तों इतने कॉलोनाइजर्स का नाम सुन लिया, स्पेनिश, पोर्चुगीज, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन हम अपने फेवरेट कॉलोनाइजर का नाम मिस करेंगे यहाँ पे कहीं। जी हाँ, ब्रिटिश एम्पायर। इतना ज्यादा पैसा कमाने वाला एरिया अपने ब्रिटिश एम्पायर से कैसे बच सकता है? तो दोस्तों 1819 में एंट्री होती है अपने ब्रिटिश एम्पायर ईस्ट इंडिया कंपनी के इस एरिया में। पर ब्रिटिश एम्पायर की एंट्री थोड़ी सी अलग होती है, वो कुछ जंग लड़के नहीं आते। वो क्या करते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक होनहार ऑफिसर थॉमस ट्रफेल क्या करते हैं, पूरे के पूरे सिंगापुर के आइलैंड को खरीद लेते हैं जौहर के सुल्तान से। सही सुना आपने, वो पूरा सिंगापुर ही खरीद लेते हैं। और खरीदने के बाद वो भी यहाँ पे पोर्ट्स बनाते हैं, पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी से कई गुना ज्यादा बेहतर, कई गुना ज्यादा एडवांस, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपटीशन का दौर शुरू हो जाता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी में और ईस्ट इंडिया कंपनी में। अब इसके 40-50 साल बाद बनता है सुएज कैनाल, जिसकी वजह से यूरोप से आने वाली शिप्स को पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा के नहीं आना पड़ता, और जिसकी वजह से मलक्का स्टेट की वैल्यू में और भी ज्यादा इजाफा हो जाता है, और भी ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। और यहाँ से सिंगापुर की किस्मत बदलना स्टार्ट होती है। अब आप सोचेंगे कि सिंगापुर ही किस्मत ही क्यों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भी तो पोर्ट्स उसी रूट पे थी। तो यहाँ पे 2-3 लॉजिक हैं, वो आप समझे कि सबसे पहले तो सिंगापुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की पोर्ट्स डच ईस्ट इंडिया कंपनी की पोर्ट्स से ज्यादा एडवांस थी। दूसरा, थॉमस ट्रफेल क्या करते हैं कि सिंगापुर की पोर्ट्स को टैक्स फ्री बना देते हैं, आपको आने के और रुकने के वहां पे कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, सिर्फ जो आपने सर्विसेज लेनी है उसी के पैसे देने पड़ेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि उस टाइम पे ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया का ट्रेड संभालती थी, और उस टाइम पे चाइना में ओपियम के सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी ब्रिटिशर्स ही थे। और अब आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनी के पोर्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल होने की क्या वजह थी। और साथ में यही वो टाइम था जिस टाइम पे सिंगापुर में अब के रहने वाले चाइनीज, मलाय और इंडियंस की एथनिसिटी वाले लोग आए थे या ब्रिटिशर्स की तरफ से लाए गए थे। अब ये सब सुन के लग रहा होगा कि सिंगापुर में बड़ी डेवलपमेंट हो रही होगी, पर अभी और सुनते जाइए। और ये मत भूलिए कि सारा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। उनको सिंगापुर में रहने वाले लोगों की कोई परवाह नहीं थी। सिंगापुर की एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी पे कोई पैसा नहीं थे खर्च करते। सारे का सारा ध्यान सिर्फ पोर्ट्स की सिक्योरिटी और मेंटेनेंस में रहता था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और उनके लिए सिंगापुर में रहने वाले लोग कम पैसों में ज्यादा काम करने वालों से ज्यादा कुछ भी मायने नहीं थे रखते। और अगर आप चाइनीज की ओपियम एडिक्शन के डार्क एरा के बारे में जानते हैं, तो आपको ये भी बता दूं कि ये सारी ओपियम की प्रोसेसिंग ब्रिटिशर्स ये सिंगापुर में कराते थे। और इससे क्या हुआ कि जो सिंगापुर में लोग कम पैसों में ब्रिटिशर्स के लिए कड़ी मेहनत करते थे और अपनी फैमिली से कोसों दूर थे, उनके पास एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स नहीं था, पर ये ओपियम उनको यानी अफीम उनको काफी सस्ती में, काफी ज्यादा मिकदार में मिल जाती थी। तो सिंगापुर में भी ये महामारी फैल गई सारी ओपियम एडिक्शन की। जुआ, शराब, प्रोस्टिट्यूशन, क्राइम और नशे की वजह से ये सब कुछ फैल गया हुआ था वहां पे। सिंगापुर जुआरियों के अड्डे के नाम से ही मशहूर हो गया था, बजाय कि एज अ पोर्ट मशहूर होता दुनिया में। और अगर अब आपको लग रहा है कि ब्रिटिशर्स के दौर में बड़ा ही जुल्मों सितम हुआ है सिंगापुरियंस पे, तो अभी और सुनिए। अब आ जाता है दौर 1942 और वर्ल्ड वॉर चल रही होती है। 8 फरवरी 1942 को जापानीज एम्पायर हमला कर देती है सिंगापुर पे और बुरी तरह से ब्रिटिश आर्मी को हरा के भगा देती है और सिंगापुर पे कब्जा कर लेती है। और फिर जापानीज सोल्जर इस हद तक आतंक मचाते हैं सिंगापुर में कि आप सोच नहीं सकते। पब्लिक प्लेस में मास किलिंग देखने को मिलती है, सिविलियंस को जिंदा जला दिया जाता है, और न सिर्फ पब्लिक प्लेस में बल्कि हॉस्पिटल्स में भी जाके कत्लो गारत की जाती है। और अगले 3.5 साल तक जापानीज के कब्जे में रहता है सिंगापुर, जब तक के 1945 में ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर जीत के सिंगापुर का कंट्रोल दोबारा अपने हाथ में नहीं ले लेते। और इस बार मिला था ब्रिटिशर्स को एक ऐसा सिंगापुर जहां पे 30,000 से भी ज्यादा ओपियम के एडिक्ट थे। गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, क्राइम, बेरोजगारी इतनी ज्यादा थी कि लोग सच में भूख से मर जाते थे। जापानीज जाते हुए सारी बिल्डिंग्स तबाह कर गए थे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर गए थे, लोग झोपड़पट्टियों में, झुग्गियों में सिर्फ रहते थे। और अब की बार ब्रिटिशर्स को समझ आ गया था कि इन हालात में वो अपने पोर्ट्स का काम नहीं चला सकते, तो सिंगापुर में एडमिनिस्ट्रेशन लाना अच्छे तरीके से उनकी मजबूरी बन गई थी। ब्रिटिशर्स आते साथ बेसिक जरूरतें जो होती हैं, बिजली, पानी, गैस पहुंचाने तक कोशिश करते हैं हर इंसान तक। जगह जगह पे कैंटीन्स बनाई जाती हैं ताकि कम से कम लोग भूख से ना मर सकें। उसके बाद ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, सेल्फ गवर्नेंस का निजाम लेके आता है सिंगापुर में। इसका मतलब है कि सारे जो इंटरनल मामला है वो सिंगापुरियंस के अपने हाथ में रहेंगे। कोई प्राइम मिनिस्टर चुनना, कोई लीडर चुनना, और इंटरनेशनल अफेयर्स और सिक्योरिटी जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेगी। सिंगापुर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है 1948 में, फर्स्ट इलेक्शन कराए जाते हैं बहुत छोटे स्केल में, और उसके बाद 1959 में फुल स्केल इलेक्शन होते हैं जो जीतते हैं हमारे हीरो ली कुआन यू। और ली कुआन यू 15 से 20 साल में सिंगापुर की तकदीर बदल के रख देते हैं। पर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि जिस टाइम ली कुआन यू प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उनको लगता है कि सिंगापुर एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर ब्रिटिशर्स छोड़ गए, क्योंकि उस टाइम सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट इनकलाब चाहते थे, चाइनीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था, यहाँ फिलीपींस ने अमेरिका में उस दौर में अपनी कॉलोनी बना ली थी। तो ली क्या करते हैं 1963 में सिंगापुर को मलेशिया के साथ जाके मिला देते हैं। तो अब सिंगापुर जो एक कंट्री था वो मलेशिया की एक स्टेट बन के रह गया। उसके बाद 1966 में कई मुखालफत की वजह से सिंगापुर को अलग कर दिया जाता है मलेशिया से, जैसा कि मलेशियंस चाहते थे कि सिर्फ प्रीमियम राइट्स जो है मलाई लोगों को दिए जाएं, जो कि ली बिल्कुल नहीं थे चाहते। और 1964 के जनरल इलेक्शन मलेशिया के
ली भी पार्टिसिपेट करना चाहते थे उनमें, जो कि मलेशियंस नहीं थे चाहते। इस वजह से इन इख्तिलाफात की वजह से सिंगापुर को अलग कर दिया गया, जो कि ली बिल्कुल नहीं थे चाहते कि सिंगापुर अलग हो जाए मलेशिया से। यहाँ तक कि आज़ाद सिंगापुर की स्पीच करते हुए ली रो भी पड़े थे और यहाँ से 1966 में वजूद में आया द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। उसके बाद ली कसम खा लेते हैं कि अब वो सिंगापुर को दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बना के रहेंगे, जिसके लिए 2-3 चीजें बेसिक पता थी ली को कि होना बहुत जरूरी है मुल्क में, जैसा कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पीस, एजुकेशन, इक्वालिटी और करप्शन। ली कहते हैं बाकी सारी चीजें बाद में देखी जाएंगी। तो इंटरनेशनल पीस के लिए ली क्या करते हैं कि अपने सभी पड़ोसी कंट्रीज के पास जाते हैं और जाके कहते हैं कि हम सब मिलकर रहेंगे, कोई दंगे फसाद नहीं करेंगे और एक दूसरे की तरक्की में मदद करेंगे, जिसमें शामिल होता है इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, जिसमें थाईलैंड और सिंगापुर खुद शामिल थे। ये सब कंट्री इस चीज पे मान भी जाते हैं। अब डोमेस्टिक पीस के लिए क्या है ली का विजन, वो सुने कि ली सिंगापुर में इस टाइम जो भी रह रहे हैं वो इंडियन, मलाय और चाइनीज रह रहे हैं। तो ली चाहते थे सिंगापुर को कि वो किसी एक एथनिसिटी का मुल्क नहीं बनेगा, सिंगापुर किसी एक रिलीजियस के लोगों का मुल्क नहीं बनेगा, बल्कि सिंगापुर में रहने वाले हर नस्ल, हर जुबान, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला इंसान बराबर होगा। और ये कह देना तो बहुत ईजी है, क्योंकि ये और भी बहुत से लीडर कहते हैं और भी बहुत सी कंट्रीज कहती हैं, लेकिन कोई कर नहीं पाता। ली ने इसको कैसे प्रैक्टिकल बनाया, उन्होंने शुरुआत की स्कूल से। उन्होंने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए सिंगापुर में, जहां पे बच्चों को दिखाया जाता था कि हम सब ने मिलकर रहना है इस कंट्री में। मिसाल के तौर पे जैसा अगर फैंसी ड्रेस डे होता था तो कोई चाइनीज बच्चा तो वो इंडियन ट्रेडिशन के कपड़े पहन के आता था, कोई मलाय बच्चा तो वो चाइनीज ट्रेडिशन के कपड़े पहन के आता था। जिसकी वजह से बच्चों को छोटी उम्र में सिखा दिया गया कि इस छोटी सी जगह पे हम सब ने मिल के रहना है। देखिए बच्चों को तो ये सब सिखाया जा रहा था, पर जहाँ पे इतनी एथनिसिटी के, इतने रिलीजन के लोग रहते हैं, वहाँ पे एक चीज बड़ी अजीब देखने को मिलती है। ये आपने अपने अपने इलाकों में भी देखा होगा, जहाँ पे भी आप रहते हैं, कि एक ही जगह पे रहने के बाद भी लोग बढ़ जाते हैं। वो किस तरह कि कई सारे लोग मिलकर एक जगह पे रहना शुरू हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं यार ये क्रिश्चियन एरिया है, यहाँ कई सारे लोग मिलकर रहना शुरू होते हैं एक जगह पे, कहते हैं ये मुस्लिम एरिया है। आपने पंजाब में देखा होगा कि कई सारे पठान मिलकर एक जगह पे रहना शुरू होते हैं और पंजाबी वहाँ पे नहीं जाते हैं या रहते, कहते हैं ये पठानों का एरिया। तो एक ही शहर में रहने के बाद भी लोग बटे होते हैं। ली चाहते थे कि ये बंटवारा उनके मुल्क में ना हो। जिस तरह मुल्क बटा हुआ है एथनिसिटी के नाम पे, जिसमें 75% चाइनीज रहते हैं, 15% मलाय और 10% इंडियन, और बाकी ये सारे मिलकर रहे, अपनी अपनी सोसाइटीज बना के रहे। इस चीज से बचने के लिए ली हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड स्टार्ट करते हैं। अभी तक ली के पास थोड़ा पैसा आना शुरू हो गया था रबर और टिन की इंडस्ट्री से, जो ली अपने लोगों पे लगा सकते थे। तो उसी पैसे को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड निकाला, जो लोगों से जमीन खरीद के बिल्डिंग्स बनाते थे और काफी सस्ते में लोगों को देते थे। इससे क्या हुआ कि ली ने मेक श्योर की एक चीज कि जैसे मुल्क में 75% चाइनीज रहते हैं, 70% से ज्यादा चाइनीज नहीं रहेंगे, 20% से कम मलायज नहीं रहेंगे और 10% से कम इंडियंस नहीं रहेंगे। इससे क्या होगा, दो चीजें हो जाएंगी। एक तो मुल्क में से झोपड़पट्टी सारी खत्म हो जाएगी, और दूसरा कल्चरल गैप खत्म हो जाएगा लोगों से बिल्कुल। क्योंकि लोग अगर एक ही बिल्डिंग में रहेंगे और डेली एक चाइनीज, इंडियन और मलाय आपस में मिलेंगे, तो वो एक दूसरे के कल्चर को समझेंगे और एक दूसरे से ज्यादा दूरी नहीं बना पाएंगे। और उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल्स की तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी बहुत शानदार बनाए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम तभी से डेवलप करना शुरू कर दिया था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत सस्ती और बहुत अच्छी दी गई। इसकी वजह से आज सिंगापुर के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट है। अभी तक जो था ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस भी था सिंगापुर में। अब आप ये सोच रहे कि महामारी से जूझते सिंगापुर की गवर्नमेंट के पास इतना कैसे पैसा आ गया कि अपने लोगों को इतनी सहूलतें दे रही है, वो मैं आगे आपको 1 मिनट में बताता हूँ। और अभी हालात थोड़े बेहतर होना शुरू हुए थे सिंगापुर के कि ब्रिटिश एम्पायर फैसला करती 1967 में कि वो सिंगापुर छोड़कर चले जाएंगे, जो ली के लिए और सिंगापुरियंस के लिए एक बड़ा धचका था। क्योंकि ब्रिटिशर्स ना सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे सिंगापुर को, बल्कि बहुत से सिंगापुरियंस ब्रिटिश आर्मी में जॉब भी करते थे। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट चली जाती तो ली को पता था कि बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे और दूसरा बचाने कोई नहीं आएगा। तो ली क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपकी मेहरबानी थोड़ी देर और रुक जाए, जब तक हम संभल नहीं जाते। ब्रिटिशर्स ये सुन के एंड डेट दे देते हैं और मान जाते हैं। वो कहते हैं 1971 में हम चले जाएंगे, उसके बाद आप अपना देख लेना। ये सुनने के बाद ली की रातों की नींदें उड़ जाती हैं और ली क्वान यू दिन दोगुनी और रात चौगुनी मेहनत करना शुरू कर देते हैं। वो चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद कम से कम हम अपना वजूद कायम में रख पाएं। और इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए सबसे बड़े चैलेंज थे ली के पास कि उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे, सिंगापुर में कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी। उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, एक तो सिंगापुर की लोकेशन जो सिंगापुर को सदियों से फायदा दे रही है, और दूसरा वो बाहर से जाकर इन्वेस्टर्स लेके आए। और ली ये दोनों ही काम करते हैं। अब एक सवाल यहाँ पे बनता है कि सिंगापुर की लोकेशन की वजह से शिप्स तो आ जाएंगे सिंगापुर में, पर सारी दुनिया छोड़ के लोग सिंगापुर में बिजनेस करने क्यों आएंगे? इसका भी हल था ली के पास। वो क्या करते हैं कि लोगों से जा के कहते हैं कि आप हमारे मुल्क में आके कारोबार करें, टैक्स के बारे में भूल जाए, सिर्फ हमारे लोगों को जॉब दें। लेबर लॉस भी कंपनीज के फेवर में ही कर देते हैं ली। और ये सुनने के बाद सिर्फ 2 साल में 250 से भी ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनी सिंगापुर में आती हैं, जिसकी वजह से 40,000 जॉब्स क्रिएट होती हैं। और 1970 आते तक सिंगापुर में एक भी इंसान बेरोजगार नहीं था। देखिए अब ये पॉलिसीज तो और भी बड़े से मुल्क अपनाते हैं इस टाइम पे,
टैक्स फ्री कर देना, बहुत सी ज्यादा छूटें देना कंपनीज को। लेकिन 1960s और लेट 60s में ये कोई नहीं था करता। इस वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज गई सिंगापुर में। 70s तक सिंगापुर से बेरोजगारी तो बिल्कुल खत्म हो गई थी, पर ली चाहते थे कि अब अपनी कौम को अमीर तरीन कौम बनाएं। पर यहाँ पे एक मसला ये था कि जो कंपनीज पहले आई थी वो मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल कंपनीज थी, जिसमें मैन पावर बहुत ज्यादा लगती थी, टाइम बहुत ज्यादा लगता था, पर पैसे बहुत कम आते थे। इस चंगुल से निकलने के लिए ली ने फिर से वही गेम खेली। इस बार वो जाके टेक्निकल कंपनीज को कहते हैं कि जो भी आके हमारे मुल्क में टेक्निकल कंपनीज लगाएगा उसको टैक्स में 5 साल की छूट दी जाएगी, 5 साल के लिए 0% टैक्स। और जो पहले से कंपनीज मौजूद होती हैं मुल्क में, वो उनके लिए भी कहते हैं कि जो अपने इक्विपमेंट्स, अपने मैन पावर को अपग्रेड करेगा उनको भी टैक्स में रिलीफ मिलेंगे। ये ऑफर सुनने के बाद फिर से वही होता है, टेक्निकल कंपनीज जैसा कि मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिकल एंड टेक्नोलॉजिकल कंपनीज आती हैं सिंगापुर में। ली ने सबके लिए एक कानून बनाया था, कोई भी बिजनेसमैन है मुल्क में, उनके लिए एक चीज कंपलसरी थी कि वो अपने हर सिंगापुरियन एम्प्लॉय को कोई ना कोई स्किल जरूर सिखाएंगे। और सिर्फ ये ली कहते नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल भी करते हैं, क्योंकि कह देने से सब कुछ नहीं होता, वो ली ये जानते थे। वो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ मिलकर अपने जो अनस्किल्ड लेबर होती है उनको स्किल्स सिखाते हैं। और स्किल्स कैसे सिखाते हैं ये सुने, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, बायोटेक इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम केमिकल, ऑलमोस्ट सारी वो स्किल जो जिसमें अमीर होने के लिए और पैसा कमाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती, ताकि सिंगापुर की डिपेंडेंसी ही खत्म हो जाए नेचुरल रिसोर्सेज पे। और लेकिन इस कदम की वजह से सिंगापुर जो एक चीप लेबर के नाम पे मशहूर हो रहा था, 1980s तक आते आते हाईली डेवलप्ड और हाईली स्किल्ड लोगों का शहर बन गया था, जिसकी वजह से आज के दौर में सिंगापुर भी फाइनेंसिंग हब है दुनिया में। अब ऐसा नहीं है कि सिंगापुर में सारा ही बिजनेस बाहर का, सारी ही कंपनीज बाहर की हैं। सिंगापुर में अपनी भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि इस कंपनी को ही देख लीजिए, टेमासेक होल्डिंग, $403 बिलियन की कंपनी। ये अकेली कंपनी ही पूरे पाकिस्तान से 1.5 गुना ज्यादा अमीर है। और गैस करेगी ये किसकी मलकियत होगी? नहीं, सिंगापुर की आर्मी की नहीं, सिंगापुर की गवर्नमेंट की। सिंगापुर की गवर्नमेंट इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ओन करती है, जिसकी वजह से उनके पास इतना पैसा आता है कि वो अपने लोगों को काफी सहूलतें दे पाए। और दोस्तों, टेमासेक होल्डिंग नाम सुन के आपको कुछ याद आया? वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि इस आइलैंड का नाम सिंगापुर से पहले टेमासेक ही था। और ऑब्वियसली यहाँ पे अब एक टॉपिक हमारा रह गया जो अभी तक हमने नहीं बात की, मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट टॉपिक, करप्शन। ली कुआन यू जानते थे कि जितना भी बिजनेस लेके आ रहे, अगर करप्शन दाखिल होगी सिस्टम में तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और सारा पैसा कुछ खानदान और जर्नल्स के हाथ में चला जाएगा। और करप्शन जैसी बीमारी से बचने के लिए ली 2 स्टेप उठाते हैं, जिसमें सबसे पहला तो ये कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, मिनिस्टर्स की सैलरी बहुत ज्यादा कर देते हैं। बहुत ज्यादा से मतलब बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि आज के दौर में सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की सैलरी है $1.6 मिलियन, जो बनता है 45 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। और दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की सैलरी होती है 24 लाख। तो अगर यार फिर तो करप्शन का हक बनता है कि एक तरफ अगर एक 45 करोड़ कमा रहा है और एक 24 लाख कमा रहा है, तो ये तो हक बनता है फिर। जोक्स अपार्ट दोस्तों, अगर इतनी हाई सैलरी के बाद भी कोई सिंगापुर में सोचता है कि नहीं मैं तो करप्शन करूंगा ही करूंगा, तो फिर उसको भारी फाइन लगाए जाते हैं और सजाएं दी जाती है। और करप्शन से लड़ने के लिए जो इदारा बनाया हुआ है, करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इदारा है, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्टिंग करता है। उसका यह फायदा है कि इस तरह गवर्नमेंट में बैठे रूलिंग पार्टीज के लोगों में भी अगर कोई करप्शन पकड़ा जाता है तो उन मिनिस्टर्स को भी उठा के जेल में डाला जाता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप पावर में आए हैं तो आप कहते हैं कि जाके मुझे पकड़ लो, ये करप्ट है, तो इदारे आके मुझे पकड़ लेते हैं। और अगर मैं पावर में आया तो मैं कहता हूँ जाके आपको पकड़ लो, आप करप्ट हो, तो वो आके आपको पकड़ लेते हैं। और वो बेचारे भी अपनी नौकरियां बचाने के लिए लगे रहते हैं रूलिंग पार्टी के इशारों पे, जो वो कहते हैं। तो ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मुल्क को कामयाब करने के लिए। ये सारे पॉइंट वो हैं जो कोई भी सीक्रेट नहीं है, ली की सारी पॉलिसीज सारी दुनिया के आगे। और ये सब जानने के बाद भी अगर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा और उसकी कौम स्टिल पाकिस्तान की तरह जूझ रही है मुसीबतों से, तो इसका मतलब साफ ही है दोस्तों कि लीडर्स की जो होती है नीयत साफ नहीं होती। आज के दौर में हम प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू को शायद किसी भी लीडर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, पर ली कुआन यू पे जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक लीडर की याद आ गई थी, जिसका जिक्र मैं यहाँ पे करना चाहूंगा, मोहम्मद अली जिन्ना। वो इस चीज की बेहतरीन मिसाल थे कि किस तरह ना सिर्फ एक लीडर चाहे तो अपनी कौम की तकदीर बदल सकता है, बल्कि अगर एक लीडर चाहे तो कांग्रेस जैसी पावरफुल पार्टी से और ब्रिटिश एम्पायर जैसी वर्ल्ड सुपर पावर से लड़के अपनी कौम को आजादी दिलवा सकता है। और ना सिर्फ आजादी दिलवा सकता है बल्कि एक आजाद मुल्क भी दिलवा सकता है। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान को भी अच्छा लीडर मिल जाए। वीडियो पसंद आया तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट्स, और यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं पनामा कनाल की क्राइसिस, कैसे दुनिया का ट्रेड इस टाइम क्राइसिस से जूझ रहा है। थैंक यू।